नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम 2018 DFCCIL का जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का जो पेपर हुआ था उसके साइंस के जो चॉइस क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा अंत तक, चॉइस क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा था और आप इजीली इसमें से चॉइस में से 20 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना, बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, बी कीपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन में आपको इसको हिंदी में भी समझाता रहूंगा। बी कीपिंग का मतलब होता है आपके पास मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन को और हम क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। अब देखिए सेरीकल्चर जो होता है ना, सेरीकल्चर क्या होता है हमारे पास, रेशम उत्पादन का जो अध्ययन होता है वो सेरीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, जो हम फिश पे, जो मत्स्य पे, जो मछलियों पे जो हम अध्ययन करते हैं उसे पिसीकल्चर बोलते हैं। और एक्वाकल्चर क्या होता है हमारा, जो हम जलीय जीवों पे जो अध्ययन होता है ना उनके संवर्धन के लिए, मतलब कैसे उनके जलीय जीवों की खेती की जाए, कैसे उनको बढ़ावा किया जाए, उसको हम एक्वाकल्चर में लेते हैं। अब देखिए द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, ठीक है, सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू। अब देखो इसने हमें बोला है कि 1 लीटर किसके इक्वल होगा, तो हमको पता है कि जो 1000 लीटर होता है ना, 1000 लीटर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 मीटर क्यूब। और हमको ये भी पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितना 10 डेसीमीटर होता है, तो 10 इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 इंटू 10 डेसीमीटर। और इधर कितना था, 1000 लीटर था, ठीक है। तो अब यह देखिएगा, ये तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 से 1000 कटेगा तो देखो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना, 1 लीटर हुआ ना, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज ए लिविंग टिश्यू, मतलब कौन सा सजीव ऊतक है, प्लांट टिश्यू में कौन सा सजीव ऊतक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी पेरेंट काइमा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इज टर्म्ड एज। अब देखिए फूड क्रॉप्स क्या होता है, हमारे खाद्य फसलें, और न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या होता है हमारे पास, उनकी गुणवत्ता। तो जो खाद्य फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो चीज जो इंप्रूव किए जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हम बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन हम उसको बोलते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखना। और हिंदी में ऐसे बोलोगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव मजबूतीकरण, ठीक है। तो आएगा नहीं आपके ऑप्शन में, ठीक है, तो यही आएगा बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, जैव मजबूतीकरण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन हाइड्रो पावर प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहां पे वाटर की कौन सी एनर्जी आपके यूज ली जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो कौन सी ली जाती है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वहां यूज ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स यूज इन डेली लाइफ इज नॉट ए कार्बन प्रोडक्ट। अब देखिए मिनरल ऑयल इसमें आपको कार्बन मिलेगा, घी में मिलेगा, टेबल शुगर में मिलेगा, सोल्ट में नहीं मिलेगा। सोल्ट क्या होता है आपके पास, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें आपको कार्बन का दिख रहा है क्या, सोडियम दिख रहा है, क्लोराइड दिख रहा है, कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ। जो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो मिरर यूज करता है ना, जो मिरर यूज करता है वो किस टाइप का मिरर होता है, देखो प्लेन तो नहीं होगा, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास उत्तल लेंस होता है ना, और डाइवर्जिंग भी वही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्जिंग। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, अवतल लेंस भी आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर। देखो जो पृथ्वी का जो वातावरण है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है आपके पास, नाइट्रोजन, ठीक है। पृथ्वी के जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हमारे पास, नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन के बाद कौन सी मिलेगी आपको, ऑक्सीजन मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। और एक चीज और आपसे मैंने अवतल लिखा है, इसको आप कॉनकेव भी यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। मतलब इसका कन्वर्जिंग कॉनकेव, और हिंदी में बोले तो अवतल भी इसका आंसर होता, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए कार दैट मूव 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो 80 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर चलती है, तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे लिखो, टोटल डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हमारे पास 2 आवर्स, तो निकाल लीजिए ये कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस लेवल तक के
बहुत इजी क्वेश्चन के वहां आए थे, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते थे। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है आपके पास NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यही होता है ना। देखो इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो क्या पाउडर क्या प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 10वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई विथ एज इज टर्म्ड एज। अब देखो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे जो आई साइड है वो भी वीक होती जाती है, तो वो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है, प्रेस बायोफिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए प्रेस बायोफिया, ठीक है। बाकी हाइपरमेट्रोफिया, मायोफिया और एस्टिमिगेशन तो आप जानते ही हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एजेंट कोजेज मलेरिया। देखो मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया आपके किसके कारण होता है, मलेरिया आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है, आपको सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर। देखो अपने जो बायोस्फीयर है इसके अंदर कौन सा जैव घटक है। अब देखो जैव घटक, सनलाइट जैव घटक नहीं है, एयर नहीं है, सोइल नहीं है, तो क्या बचा यहाँ, माइक्रोबेस, मतलब जिसको हम हिंदी में रोगाणु भी बोलते हैं, तो रोगाणु एक जैव घटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एल्वियोली इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। देखो इसका तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, रेस्पिरेशन, आपका जो श्वसन तंत्र होता है उसमें एल्वियोली आपके मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन। देखो इसमें आपके न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन कहाँ होता है, हाइड्रोजन में तो केवल आपके पास प्रोटॉन होता है ना, हाइड्रोजन में आपके पास न्यूट्रॉन नहीं मिलता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। देखिए द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन लाए थे, आपके मोजले साहब लाए थे, ठीक है। इसका पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया, तो किसने, मोजले। और इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर कौन थे, तो मोजले थे। अब देखो उन्होंने किस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टेबल बनाई थी, तो उन्होंने बनाई थी किस नंबर से बनाई थी, देखो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर। इसको भी हम हिंदी में वो क्या बोल सकते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है, ठीक है, परमाणु संख्या का। तो किस प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, परमाणु संख्या के आधार पर। आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इंटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। देखो अमोनिया को जो नाइट्रेट में बदला जाता है वो किस प्रोसेस से बदला जाता है, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक। इनमें से कौन सा एसिडिक नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है, लेमन जूस, नींबू का रस एसिडिक है, अम्ल है ना, ये विनेगर सिरका ये भी एसिडिक है, टेप वाटर ये भी एसिडिक है। केवल यहाँ ब्लड जो दिख रहा है ना हमारे को, ये हमारा क्या होगा, ये एसिडिक नहीं होगा। अब देखिए 19 वाला क्वेश्चन देखिएगा, चार्ल्स डार्विन गेव द आइडिया ऑफ। देखो चार्ल्स डार्विन ने किसका आइडिया दिया था आपके पास, एवोल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द रिकॉलिंग ऑफ गन विद ए बुलेट इज फायर्ड। देखो जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो न्यूटन के किस लॉ को एक्सप्लेन करता है, और थर्ड लॉ को, ठीक है, सबको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, थर्ड लॉ, ठीक है। तो बंदूक से गोली का निकलना न्यूटन का कौन सा लॉ दर्शाता है, तीसरा लॉ, एक्शन का रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो मैंने यहाँ केवल 2 ऑप्शन लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप जो भी डाउट होगा ना इन 2 क्वेश्चनों में होगा। ओनली द अर्थ अट्रैक्ट द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब केवल पृथ्वी केवल चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, या फिर ऑप्शन बी है द अर्थ एंड मून बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब या धरती और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को एक तरफ अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखो अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशन होता है और मून का भी अपना, दोनों का अपना अपना ग्रेविटेशन होता है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब धरती और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो जो एनिमल सेल होता है आपके पास, जो क्या जंतु उत्तक होता है, उसमें क्या अनुपस्थित होता है, क्या एब्सेंट होता है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी होता है, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो होती है आपके पास वो पादप उत्तक के अंदर होती है, ठीक है, वो आपके पादप उत्तक में मिलेगी, एनिमल सेल में वो आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, द HIV इन्वेट्स एंड डैमेजेस द। देखो जो HIV होता है ना आपके पास, HIV किसको डैमेज करता है आपके पास, जिसके कारण एड्स होता है, तो HIV किसको डैमेज करता है आपके पास, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को आपको डैमेज करता है। अभी देखो कोरोना का पीरियड चल रहा है और सब इम्यून सिस्टम के बारे में सब ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप भी अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखिए और घर से मत निकलिए, घर पे बने रहिए, कोरोना से लड़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो विद्युत धारा को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये चॉइस क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और लेवल यही रहने वाला है, लेवल कोई हाई फाई नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ाई करके जाते हैं तो चॉइस में से 20 क्वेश्चन आप इजीली करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप साइंस के और वीडियो चाहते हैं टॉपिक वाइज, आपकी DF CCIL में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम इसकी रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।